स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 20 में एक और इम्पॉर्टेंट क्या उसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसका नाम है हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। हेस लॉ नाम से आप तो सुने ही होंगे कि हेस का एक नियम होता है जिसको बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप क्लास 12 में हो चाहे आप बीएससी सेकेंड ईयर में हो। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर अपना देखते होंगे तो आपको पता जरूर होगा, क्योंकि आपको देखने के लिए ज़रूर मिला होगा, कई बार हेस लॉ करके आपसे पूछा हुआ होगा। मैं आपको बता दूं, इसका जो पूछने का तरीका है आपके एग्ज़ाम में वो सिर्फ 2 तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। मैं आज इसकी पूरी कुंडली लेकर के आया हूं, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कब क्या पूछा हुआ है। फिलहाल के लिए अभी इतना समझिए कि जो पहला टाइप इसका पूछने का है, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा कि भैया बस इतना बता दो हमको खाली, हेस लॉ ऑफ हीट समेशन क्या होता है। इससे ज़्यादा हमको बताने की ज़रूरत नहीं, बाकी हमको पता है। दूसरा ये हो सकता है कोई ऐसा एग्जामिनर थोड़ा उसको आपको ज़्यादा चेक करना हो, यानी कि उसको लगे कि थोड़ा देखते हैं इसके अंदर कितनी ताकत है, तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, हमको ये भी बताइए कि हेस लॉ ऑफ हीट समेशन क्या होता है। साथ में एक और यहाँ पर लाइन ऐड कर देता है और बोलता है कि ये भी बता दीजिए कि एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ क्या होता है। यानी कि वो आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके क्वेश्चन को दे देता है, और क्वेश्चन आपका 5 ही नंबर में आता है, सॉरी लॉन्ग में ही आता है। ये देखिए आपका अभी 7.5 नंबर में पूछा हुआ है, 7.5 नंबर में आप देखेंगे पूछा हुआ है सी वाले सेक्शन में, लेकिन ये ऑप्शन में करके पूछा हुआ है ना, ऑप्शन में करके पूछा हुआ है। तो इसको बस आप थोड़ा सा ही लिखें, क्योंकि एक ही चीज़ इसलिए पूछा भी है। इसी क्वेश्चन को उठा करके रख देगा जब 5 नंबर में, तब आपसे बढ़ा करके पूछ लेगा इसके आगे इसका एप्लीकेशन भी बता दीजिए। तो 4-5 पॉइंट आपको जनरली लिखने होंगे, उतना अगर आप लोग लिख देंगे तो आराम से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आपको नंबर आराम से मिल जाएगा। तो पर्याप्त इसका हम आंसर आपको करवाएंगे आज। तो सबसे पहले आते हैं हीट बोल रहे हैं, हेस लॉ ऑफ हीट समेशन क्या होता है। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग आंसर पर हैं। आंसर पर आने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि एक कब पूछा हुआ है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो 2009, आज मैं डेटा बहुत पीछे से लेकर के आगे तक का लेके आया हूं, तो आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखिए 2009, जैसा कि मैं आपसे पहले ही बोला कि मैं आज इसकी पूरी कुंडली निकाल के लेके आया हूँ। जैसे देखिए 2009 में पूछा गया है, सेम यही समेशन वाले की भी हम बात कर रहे हैं। जो समेशन वाला क्वेश्चन जो अभी हम आपको दिखाए हैं, ये क्वेश्चन आपसे 2009 में पूछा है, 11 में पूछा है, इसके बाद 12 में पूछा है, 13 में नहीं पूछा है, 14 में नहीं पूछा है, 15 में पूछा है। 15 में 2 बार लिख दिया हूँ गलती से, तो माफ़ करिएगा, इसको एक बार काट लीजिएगा। इसके बाद 18 में पूछा है। तो इतने सालों में आप अगर देखेंगे तो इतने सालों में पूछा गया है आपसे समेशन वाला, यानी कि हेस लॉ ऑफ हीट समेशन क्या होता है। क्लियर है? तो आप लोगों को समझ में इसकी इंपॉर्टेंस आ गई होगी कि कितना इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट पे कभी कभी लगातार भी आप देख पा रहे हैं पूछा जा रहा है, तो आप इसको जज नहीं कर सकते कि इस बार आएगा कि नहीं आएगा। आपको हर साल इसको तैयार करके जाना चाहिए। जैसे हर साल का मतलब ये है कि इस साल आप पढ़ रहे हैं, अगले साल कोई और नया स्टूडेंट आएगा, अगले साल कोई और नया स्टूडेंट आएगा। तो सभी ईयर के स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं कि ज़रूर तैयार करके जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। ये ऐसा बम है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा, कि टाइम बम नहीं है ये बिना टाइम वाला बम है, यानी कि कब ब्लास्ट होगा कुछ पता नहीं चलेगा, अचानक से ब्लास्ट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल पहले से ही तैयार होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसके आंसर पर कि चलिए ठीक है, इतनी बार पूछा जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट तो है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर बता दीजिए फटाफट। तो आते हैं तुरंत आंसर पर, आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर मैं आज सिर्फ एक लाइन में ख़त्म करने वाला हूँ, सिर्फ एक लाइन, आंसर ख़त्म। पूरा 5 नंबर में पूछे चाहे 7.5 नंबर में पूछे, किसी में पूछ ले, आप आराम से लिख करके आ जाएंगे। सिर्फ एक लाइन, पूरा आंसर ख़त्म। आप कहेंगे सर ये चमत्कार कैसे होगा, ये वाली कहाँ से गोली आ गई, हमको भी एक खिला दीजिए। तो बिल्कुल खिलाएंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले लास्ट तक वीडियो को ठीक से देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ से गोली आई है। ठीक है, देखिए तो सिर्फ एक लाइन आपको याद करना है, जो कि मैं इन सब लाइनों का पहले भी जिक्र कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में भी। अगर आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री का सभी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ लगेगा कि हाँ ये सब तो बड़े हुए हैं, ये सब तो पीछे भी था, पीछे वाले वीडियोज़ में भी थे। तो आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं होगा। लेकिन जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनको लगेगा अरे ये कहाँ से आ गया। तो कोई बात नहीं, हम दोनों लोगों को हम कॉपरेट करते हुए आ रहे हैं आगे। देखते हैं इसमें क्या कौन सी लाइन आपको याद करनी है। has studied the energy change during chemical reaction, that's it।
पूरा आंसर खत्म। पहली लाइन जो आपके यहाँ पे लिखी गई है कि हेस क्या किए, हेस स्टडी द एनर्जी। हेस ने क्या किया, एनर्जी को स्टडी किया। कौन सी एनर्जी, एनर्जी नहीं, सिर्फ एनर्जी चेंज को स्टडी किया। हैज स्टडी द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग केमिकल, यहाँ पे आर लिखा हुआ है। जब भी इस तरीके का आपको लिखा हुआ मिल जाए ना तो इसको आप आर समझिएगा, है ना। ये जिसका नोट है वो बहुत ही तरीके से आर लिखा हुआ है ताकि आधे लोग समझ ना पाए, उर्दू वाला आर है तो आर इसको समझिएगा। तो हैज स्टडी द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। आपकी बात खत्म। जैसा कि मैं आपसे पहले ही बोला, सिर्फ एक लाइन आपको याद करनी है और पूरा आपका जो यहाँ पे आंसर है सब खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे हेस ने क्या किया, हेस ने स्टडी किया है सिर्फ ये कि एनर्जी चेंज, जो कि एनर्जी चेंज होती है। हम लोग पीछे लासातेलिए में भी कुछ ऐसी चीज़ें ही पढ़े थे इक्विलिब्रियम टाइप की। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के समय, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के समय एनर्जी चेंज होती है। क्या होती है, सॉरी एनर्जी चेंज होती है। यहाँ पर एनर्जी चेंज होती है, बस काम खत्म। एनर्जी चेंज होती है। तो आप देखेंगे इसी बात को, इसी एक लाइन को पूरा आगे घुमा घुमा के एकदम बिल्कुल उसमें से अमृत निकाला गया, जैसे है ना, जैसे समुद्र में से ऐसे वो समुद्र का मंथन कर करके निकाला गया था, वैसे ही बस इसी एक बात को आपको घुमा घुमा के लिखते जाना है। लेकिन याद करके सिर्फ यही जाना है। ये अगर आप लोग याद कर लेंगे तो बाकी लाइंस आप अपने आप लिखते हुए चले जाएंगे, क्योंकि बाकी सभी लाइंस इसी एक लाइन से ही इंटरलिंक हैं। कैसे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर जो बात करी जा रही है एनर्जी चेंज की, तो जो ही बात आती है एनर्जी चेंज और वो भी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन की अगर बात आ जाती है कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज, तो आपको दो बातें याद आ जानी चाहिए जो कि हम सबसे पहले ही पढ़ाए हुए थे और अभी पिछले वीडियोज़ में भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। और वही है कि एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। हम बार बार हर वीडियो नहीं बताएंगे, आप लोग पेज से जा करके देख लीजिएगा। एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। जैसी बात है, कोई रिएक्शन होगा तो या तो एक्जोथर्मिक होगा या तो एंडोथर्मिक होगा, तो दोनों में से कोई भी हो तो उस समय आप जानते हैं एनर्जी चेंज तो होना ही होना है। अगर उसमें कोई एनर्जी चेंज नहीं हो, ना ही वो एक्जोथर्मिक है ना ही वो एंडोथर्मिक है, तो ऑब्वियस सी बात उसमें एनर्जी चेंज होगा ही नहीं। अगर एनर्जी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब या तो एनर्जी घटेगी या तो बढ़ेगी, है ना, या तो एनर्जी घटेगी या तो बढ़ेगी। और कब घटेगी कब बढ़ेगी, तो आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो एंडोथर्मिक होता है या तो एक्जोथर्मिक होता है। मतलब या तो एनर्जी को लेता है या तो एनर्जी को देता है। जब एनर्जी को लेता है तो वो आपका एंडोथर्मिक होता है, जब एनर्जी को देता है तो आपका एक्जोथर्मिक होता है। तो उसी बेसिस पर बस आपको आगे की सारी बातों को एक्सप्लेन करते हुए चले जाना है। अब आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ हीट, देखिए वही जो बात अभी हम आपको बताए हैं अभी एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक की, उसी को देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि हीट का वह अमाउंट, इवॉल्व लिखा हुआ है यहाँ पर, इवॉल्व या फिर आप उसको बोल सकते हैं रिलीज्ड। इवॉल्व का मतलब होता है कि रिलीज होना, रिएक्शन में से निकलना। यानी कि जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया तो प्रोडक्ट में सिर्फ नहीं बदला, साथ में एक कुछ एनर्जी को भी लेकर के आया, यानी कुछ एनर्जी भी उसमें से निकल रही है। तो उसको बोलते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड इन द रिएक्शन, या फिर विच इज़ रिलीज्ड, जो रिलीज उसमें से हो रही है या हो गई है। और इसी का अगर उल्टा कर ले, और एब्जॉर्ब्ड, है ना, अगर रिलीज मान लीजिए नहीं हो रही तो सकता है एब्जॉर्ब हो, एनर्जी को लेने लगी, एनर्जी को सोखने लगी। कोई ठंडी चीज़ हो तो ऑब्वियस सी बात है हीट को क्या करने लगेगा, सोखने लगेगा, लेने लगेगा, तो एब्जॉर्ब बोल सकते हैं। एब्जॉर्ब इन अ प्रोसेस इंक्लूडिंग अ केमिकल चेंज इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट्स इट। यहाँ तक देखिए सेम वही बात यहाँ पे लिखी गई है। बोला गया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हेस लॉ के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो एनर्जी चेंज है ना, ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कब कांस्टेंट होना चाहिए, जब कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी एनर्जी ना बोल करके भी यहाँ पे हीट बोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरली हीट का ही है, तो एनर्जी का मतलब अभी यहाँ पे आप लोग हीट समझिएगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जा करके उसमें हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, यानी कि इवॉल्व का मतलब रिलीज होती है, और एब्जॉर्ब यानी कि सोखी जाती है, उसके द्वारा ली जाती है इन अ प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में, इंक्लूडिंग अ केमिकल चेंज, है ना, किसी भी प्रोसेस में। देखिए यहाँ पे प्रोसेस की भी बात करी जा रही, कोई ज़रूरी नहीं कि रिएक्शन में ही ऐसा हो,
किसी भी प्रोसेस में, किसी सिस्टम में भी ऐसा हो सकता है। अगर ये काम किसी प्रोसेस में या किसी सिस्टम में होता है, या फिर इंक्लूडिंग अ केमिकल चेंज लिखा हुआ है, इसका मतलब कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर ये काम होता है, तो दोनों ही जगह पर आप देखेंगे ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी कि बिल्कुल उसका फिक्स होता है कि इतनी ही एनर्जी लगेगी, इतनी ही एनर्जी निकलेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमेशा कांस्टेंट होता है। इन सिंपली, अगर इसको हम लोग सिंपली समझना चाहें, इफ़ अ केमिकल चेंज कैरीड आउट इन 1 मोल, अगर हम लोग जो रिएक्टेंट ले रहे हैं या जो केमिकल चेंज ले रहे हैं, वो अगर ये बोल दें कि 1 मोल अगर चेंज हुआ है, या 1 मोल का केमिकल चेंज अगर हो रहा है, या 1 मोल का अगर रिएक्शन हो रहा है, देन द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब वही हीट समझिएगा। एंथैल्पी क्या होती है, बहुत बढ़िया से बता चुके हैं। ठीक है, तो जो ये आपकी एंथैल्पी है, यानी कि वही हीट, वो एंथैल्पी चेंज बोलिए और हीट चेंज, देखिए यहाँ पे लिखा भी है एंथैल्पी चेंज और हीट चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आपका बिल्कुल कांस्टेंट होगा कि इस केमिकल चेंज का इतना हीट चेंज होगा या इतना एंथैल्पी चेंज होगा, वो बिल्कुल फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, वो बदलने वाला नहीं है। 1 मोल का, 2 मोल का रहेगा तो उसका भी फिक्स रहेगा, 3 मोल का रहेगा उसका भी फिक्स रहेगा। बस आपको फॉर एग्जांपल समझाने के लिए है कि अगर 1 मोल है तो उसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा और समझने को देखिए, एक ही बात को लिखा गया है ना, एनर्जी चेंज को घुमा घुमा के यहाँ पे लिखा गया है कि या तो ये रिलीज होती है या तो एब्जॉर्ब होती है, और रिलीज हो चाहे एब्जॉर्ब हो, दोनों ही केसेस में, या फिर वो किसी प्रोसेस में हो या किसी रिएक्शन में हो, दोनों ही केसेस में आप देखेंगे उसका जो एंथैल्पी चेंज या फिर हीट चेंज होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है। उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। इसी को थोड़ा और घुमा के पढ़ते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग इसको देखें, इन अदर वर्ड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कैरीड आउट आइदर, यहाँ पे देखिए आइदर लिखा हुआ है, EITHER, आइदर 1 स्टेप और मोर स्टेप देन, सॉरी, आर मोर देन 1 स्टेप। फिर से एक बार सुन लीजिए, थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ हो गया है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम लोग इसको अभी तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में समझ ही लिए हैं, अगर इसको अगर दूसरे वर्ड्स में, यानी कि दूसरे वर्ड का कहने का मतलब है थोड़ा एग्जाम्पल दे करके, अभी तो हम लोग बस थियरी पढ़ लिए हैं, अब थोड़ा एग्जाम्पल दे करके ठीक से अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करें, तो इसमें आप देखेंगे इफ़, यहाँ पे वैसे इफ़ होना चाहिए, ऑफ नहीं है, इफ़ होगा। ठीक है, इफ़ लिख लीजिएगा। इफ़ अ केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन, इफ़ अ केमिकल रिएक्शन कैरीड आउट आइदर वन स्टेप और मोर देन 1 स्टेप, ऐसा हम लोग अजूम कर लेते हैं कि कोई हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है, और वो चेंज कैसे होता है, आइदर 1 स्टेप, या तो एक स्टेप में हो जाता है, या फिर मोर देन 1 स्टेप, एक से ज़्यादा स्टेप में होता है, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में, 5 स्टेप में, 6 स्टेप में, जितने मन करे उतने में हो, हमसे क्या मतलब। तो किसी एक स्टेप में होता है या कई स्टेप में होते कूदते बिल्कुल जाता है, प्रोडक्ट तक पहुंचता है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमेशा याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज करना है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व, फिर से वही समझ लीजिए, इवॉल्व का मतलब रिलीज, और लिखा हुआ है OR, और एब्जॉर्ब, यानी कि जो उसमें एब्जॉर्ब करी जा रही। तो इस केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज में द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ इवॉल्व और रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, यानी कि सोखी जो जाती है, ली जाती है, या फिर रिलीज का मतलब दी जाती है, इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। हम आपको क्या बोले शुरू में ही, हम आपको शुरू में ही बोले कि बस उसी एक लाइन को ऐसे घुमा घुमा के लिखना है। देखिए वही सेम बात यहाँ पर भी लिखी गई है, तो यही काम आपको बिल्कुल करते जाना है, बस आंसर को समझिए लंबा एक तरीके से बनाना है, नहीं तो बात तो एक ही लाइन वहीं पर ख़त्म हो गई थी। अब जैसी बात है 5 नंबर में पूछेगा तो क्या करेंगे, घुमा के लिखना ही पड़ेगा, थोड़ा उसके बारे में कुछ मैटर देना ही पड़ेगा। एक बार एग्जांपल के साथ लिखिए, एक बार थियरी के साथ लिखिए, खुद ही वो लंबा हो जाएगा आपका, और कहाँ से पैदा करके लेके आएंगे, अपने थियरी तो इसमें डालेंगे नहीं, है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इन अदर वर्ड्स आप देखेंगे, इफ़ अ केमिकल रिएक्शन कैरीड आउट आइदर 1 स्टेप और मोर देन 1 स्टेप, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब इज ऑलवेज कांस्टेंट। सेम वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि किसी भी केमिकल चेंज में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे कई स्टेप में हो, उसमें द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है या फिर जो उसमें एब्जॉर्ब होती है, वो दोनों ही इज ऑलवेज कांस्टेंट लिखा हुआ है, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। सेम बात यहाँ पे लिख दी गई है। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। इसी को आप देख पा रहे हैं कि जो कांस्टेंट वाला मैटर है ना, हमको पहले नहीं पता था कि ये
जो हीट लग रही है उसमें किसी भी रिएक्शन में, या फिर जो उसमें से रिलीज हो रही है, ये दोनों कांस्टेंट भी होती है। लेकिन हेस महाराज आए, उसमें पता नहीं कौन सा जादू मार है, और बिल्कुल उन्होंने जादू मार के पता कर लिया कि नहीं भाई, कोई भी रिएक्शन हो उसमें ऐसा काम होता है कि ऑलवेज कांस्टेंट होता है। और जब कांस्टेंट वाला मैटर उन्होंने दिया तो उनके नाम से एक थियरी बन गई। और क्योंकि कई स्टेप वाले, जैसे मान लीजिए एक स्टेप वाला है तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, कई स्टेप में एक बार ए, मान लीजिए ए कोई है, ए से बी में प्रोडक्ट में बदल गया, तो उसमें केमिकल चेंज हुआ और कुछ या तो एनर्जी रिलीज हुई या तो एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हुई, वो दोनों ही बिल्कुल कांस्टेंट है। वो पहले से ही फिक्स है कि नहीं इतनी ही लगेगी हमेशा, 1 मोल के लिए हमेशा इतनी लगेगी, 2 मोल के लिए इतनी लगेगी, 3 मोल के लिए इतनी लगेगी, तो वो बिल्कुल हमेशा कांस्टेंट है, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ तक कि मोर देन 1 स्टेप के लिए भी, यानी कि अगर वो कई स्टेप में रिएक्शन होता 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 प्रोडक्ट तक जाता है, तब भी ये कांस्टेंट रहता है। तो इसी थियरी को जनरली बोला जाता है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन, इसलिए बोल दिया जाता है। समेशन का मतलब है कई स्टेप में अगर होगा तो सबका जोड़ करके आप देखेंगे कांस्टेंट हो जाएगा। हर स्टेप का आप जोड़ दीजिए, है ना, मान लीजिए पहले स्टेप में 10, दूसरे स्टेप में 5, तीसरे स्टेप में 8, सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा वो उसका एनर्जी चेंज होगा, जो कि कांस्टेंट होगा, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इसी को थोड़ा और एग्जांपल के अंदर घुसते हैं। सपोज अ सिस्टम चेंज फॉर्म, चेंज फ्रॉम, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये फ्रॉम लिखा हुआ है, ठीक है, ये फ्रॉम है, FROM। तो चेंज फ्रॉम रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट बी, ठीक है। मान लेते कोई एक सिस्टम है जिसमें एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि, या फिर कोई एक सिस्टम ही मान लीजिए बदल रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक, वैसे जनरली यहाँ पे रिएक्शन का यूज किया है। तो मान लेते कोई एक सिस्टम है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो रिएक्शन ए टू बी हो रहा है ना, ए टू प्रोडक्ट बी में बदल रहा है। यानी कि ए वाला जो आपका रिएक्टेंट है, वैसे यहाँ पे रिएक्शन ना होकर के रिएक्टेंट ही होना चाहिए, CTANT, यहाँ पे रिएक्टेंट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, रिएक्टेंट। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, सपोज ए सिस्टम चेंज फ्रॉम रिएक्टेंट ए टू प्रोडक्ट बी, ए होना चाहिए, ठीक है। सपोज अ सिस्टम चेंज फ्रॉम रिएक्टेंट ए टू प्रोडक्ट बी इन 1 स्टेप। मान लेते हैं कोई एक रिएक्टेंट है ए, जो प्रोडक्ट बी में बदल जाता है थोड़ी देर बाद रिएक्शन करने के बाद। और कब बदलता है, तो एक ही स्टेप में, एक ही बार इतनी तगड़ी छलांग मारता है, सीधे प्रोडक्ट में आ जाता है, यानी काम खत्म उसका। एंड एनर्जी रिलीज्ड, और ऐसा होता है कि उसको बिना एनर्जी के, है ना, उसके पास इतनी खुद ही ताकत है ये के पास कि अपने आप बिना एनर्जी दिए अपने आप एकदम तगड़ी वाली छलांग मारता है और आ जाता है यहाँ बी के पास। बी के पास आने का मतलब बी में कन्वर्ट हो जाता है, ए ही बी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्रोडक्ट बन जाता है। रिएक्टेंट्स क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, और एक ही स्टेप में बन जाता है। और अभी भी उसके पास इतनी एनर्जी बची हुई कि एनर्जी रिलीज भी करता है, एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। मान लेते हैं कि अगर वो कमज़ोर होगा तो एब्जॉर्ब करेगा, मान लीजिए थक गया अगर, तो एनर्जी उसको चाहिए, खाना पीना खाएगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर नहीं थका तो और एनर्जी को निकालेगा उसमें से, है ना, कहेगा भी और लाओ, काम वाम सब कर देंगे, घर का खाना पीना भी बना देंगे, पैर भी दबा देंगे, ठीक है। तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। जब एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी को जो रिलीज कर रहा है या फिर जो ले रहा है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर जो रिलीज कर रहा है, उस एनर्जी को मान लेते हैं क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा मान लेते हैं। ये थीटा लिखा हुआ है, जीरो नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, थीटा। जब थीटा मान लिए तो आगे की कहानी आगे देखते हैं। ऑन अदर हैंड, व्हेन दीज रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू बी बाय 3 स्टेप। देखिए, मान लेते हैं एक तो अभी एक स्टेप वाला आप देख लिए, या तो मान लेते हैं कि ऑन अदर हैंड, यानी दूसरी तरफ ऐसा सपोज कर लेते हैं हम कि व्हेन, जब दीज रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट ए लिया जा रहा है, या दिस यहाँ पे लिख लीजिए वैसे, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट की भी हम लोग बात करें, ढेर सारे रिएक्टेंट्स नहीं है, तो दिस लिख लीजिए। दिस रिएक्टेंट, यानी जो आपका रिएक्टेंट ए था, दिस रिएक्टेंट मीन्स ए वाला है ना, जो ए आपका रिएक्टेंट था। तो दिस रिएक्टेंट ए कन्वर्टेड इनटू बी में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन इस बार उसके पास ताकत ज़्यादा नहीं है, ताकत ज़्यादा नहीं बची है, एनर्जी वाली गोली नहीं खाया, ग्लूकोज नहीं लिया, तो क्या करेगा, बाय 3 स्टेप, 3 स्टेप मान लीजिए, एक बार पहले छलांग मारता है, फिर मारता है और फिर मारता है, तब जा करके पहुंचता है प्रोडक्ट में, यानी कि 3 छलांग मार करके पहुंचता है, यानी 3 स्टेप एंड द एनर्जी रिलीज्ड। और अब जब जो एनर्जी रिलीज हो रही है और एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे लिख लीजिएगा, और एब्जॉर्ब्ड
इज़ θ1, θ2, θ3 रेस्पेक्टिवली। देन मान लेते हैं कि तीनों स्टेप में θ1, θ2, θ3 एनर्जी या तो रिलीज हुई या तो एब्जॉर्ब हुई। उससे हमसे नहीं मतलब, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं है, बस दोनों को मेंशन कर देना है, लिख देना है एग्जाम में, ठीक है। तो वो θ1, θ2, θ3 कुछ भी हो सकती है, इसको हम लोग मान ले रहे हैं कि θ1, θ2, θ3 रेस्पेक्टिवली है तीनों स्टेप की। तो आगे क्या होगा, आप एक छोटा सा फिगर बनाएंगे। फिगर क्या है, रिएक्शन ही है, और उसी के माध्यम से आप आगे दिखाएंगे। ये देखिए, ये आपका रिएक्शन ही है, इससे घबराइए मत। ये गोल सा जो बना हुआ है ये रिएक्शन ही है, आँख नहीं बनी है, ठीक है। आँख मत इसको समझ लीजिएगा, जो हम लोग पहले बनाते थे ऐसे करके, ऐसे और बीच में ऐसे आँख बन गई, या तो जीभ बना देते थे यहीं पे, तो वो सब नहीं है यहाँ पे कलाकारी नहीं करी गई है। ये देखिए मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट अभी हम लोग माने हैं कि दो तरीके से जा सकता है, प्रोडक्ट बी में बदल रहा है। रिएक्टेंट ए आपका प्रोडक्ट बी में बदल रहा है, वो दो तरीके से बदल रहा है। एक तो ये कंडीशन थी कि मान लीजिए एकदम इसके पास इतनी ताकत आ जाए कि एकदम बिल्कुल एक ही बार में उड़े और यहाँ पर आकर के गिरे, है ना, यहाँ से छलांग मारे और यहाँ तक सीधे, यानी कि प्रोडक्ट तक आ जाए, जिसको हम लोग सिर्फ थीटा बोल देंगे, क्योंकि एक ही बार में आ रहा है। तो एक ही स्टेप है, तो एक ही स्टेप के लिए यहाँ पे थीटा मान लिए हैं। और यहाँ पर जो भी इसके बाद अब एनर्जी चाहे रिलीज हो चाहे एब्जॉर्ब हो, दोनों ही केसेस में उसको हम लोग थीटा मान लिए। वो कितनी होगी, थीटा होगी, चाहे वो एब्जॉर्ब हो चाहे रिलीज हो, दोनों ही केस में वो थीटा है। दूसरी कंडीशन ये हम लोग माने थे कि 3 स्टेप में आती है। मान लीजिए एक बार ए से थोड़ा सा कूदती है, यानी थोड़ा सा छलांग मारती है सी के पास, यानी कि सी वाले स्टेप में, फिर सी से छलांग मारता है तो आता है डी के पास, और डी से फाइनली प्रोडक्ट बी में बदल जाता है। और तीनों ही जगह पर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में जो एनर्जी चेंज हुआ, चाहे वो एब्जॉर्ब हुआ चाहे वो रिलीज हुआ, वो θ1। दूसरे केस में सी से डी तक जाने में जो एनर्जी चेंज हुआ, यानी कि रिलीज हुआ या फिर एब्जॉर्ब हुआ, वो θ2। फिर डी से बी तक जाने में जो एनर्जी चेंज हुआ, यानी कि जो रिलीज हुआ या फिर एब्जॉर्ब हुआ, वो θ3। तो अब यहाँ से यहाँ तक अगर हमको मान लेते हैं हम 3 स्टेप में ही ये काम हुआ है, एक स्टेप में नहीं हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दस द थीटा, यानी कि जो टोटल एनर्जी चेंज उसमें होगा इज इक्वल टू θ1 + θ2 + θ3, यानी कि जो पूरा इसका रास्ते वाले जो कूदता आया है, कुत्ता नहीं कूदता जो आया है, उसको बिल्कुल ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो टोटल होगा वो आपका आ जाएगा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने का मतलब हेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल कांस्टेंट होगा, और वही होगा आपका एनर्जी चेंज, जिसको आप एब्जॉर्ब भी बोल सकते हैं या फिर रिलीज भी बोल सकते हैं। वो रिलीज हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है, वो तो रिएक्शन के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल होता है हेस का लॉ। थोड़ा सा आप इसमें और लिख देंगे 1-2 लाइन, आपका ये आंसर बिल्कुल यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, जो आपका 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं तुरंत एप्लीकेशन पर। दस द हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल रिएक्शन एंड फाइनल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसमें देख पा रहे हैं किस पे ये जो आपका रिएक्शन हो रहा है, जो हीट का जो हीट चेंज हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है इज ओनली ऑन इनिशियल रिएक्शन, यानी जो आपका शुरू में जो यहाँ पर है, एंड फाइनल प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है। जो बीच का रास्ता है इससे कोई मतलब नहीं, एक स्टेप से आए तब भी थीटा, 3 स्टेप से आए तब भी थीटा, सबको जोड़ देंगे तभी थीटा ही होगा, तभी तो थीटा ही होगा। एक स्टेप में आएगी, मान लीजिए एक स्टेप में आने के बाद क्या लग रहा है, मान लेते हैं एक स्टेप में आने के बाद इसमें एनर्जी जो लग रही है वो 10 किलो कैलोरी लग रही है, उसी को आप 3 स्टेप में लेकर के ये तब भी कितनी लगेगी, 10 किलो कैलोरी। कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। यही तो बताएं हेस क्या बताएं कि आप चाहे एक स्टेप में आइए, चाहे कूदते कूदते 3-4 स्टेप में आइए, दोनों ही केस में वो चाहे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है फिर जो रिलीज हो रही है वो बिल्कुल कांस्टेंट होनी चाहिए, और होती ही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जोड़ दिया गया, यानी कि बीच का ये जो रास्ता है ये रास्ता मैटर नहीं करता है। मान लीजिए आप कहीं चले गए हैं, और चले गए हैं का मतलब मान लीजिए आप अपने स्कूल गए हैं, स्कूल से आपको अपने घर आना ही आना है, तो आप कैसे आएंगे, आप पैदल आइए यहाँ से, मान लीजिए आपका स्कूल है और ये आपका घर है, यहाँ से आप पैदल आइए, साइकिल से होते हुए आइए, थोड़ा सा स्पीड आएंगे, या फिर आप बाइक से आइए, या फिर एकदम बिल्कुल छलांग मारते हुए इसकी तरह से आइए, जैसे मन करे वैसे आइए, लेकिन आप आएंगे घर पर ही। और आने के बाद जो आपकी एनर्जी, हालांकि वहाँ पर एनर्जी आपकी डिफरेंट लगेगी, लेकिन हम ऐसा अजूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके आने में आप चाहे चल करके आते हैं, चाहे उड़ के आते हैं, चाहे जैसे मर्जी आते हैं, हर तरह में ही आपकी जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी जो आपकी एनर्जी खर्च होती है या जो रिलीज होती है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी कि जितनी
इस तरफ से आने में यानी कि एक स्टेप में आने में यानी कि पैदल आने में लग रही है, उतनी ही बाइक से आने में लग रही है, उतनी ही 4 व्हीलर से आने में लग रही है, उतनी ही हर तरीके से कूद के आने में भी लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एनर्जी चेंज है, आपका जो हीट चेंज है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, एंथैल्पी चेंज जो आपका है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। यही हेस का नियम है। अगर आप इसको व्यवहारिक जीवन में लागू करेंगे तो आपको नहीं लागू होगा, क्योंकि ये रिएक्शन की बात है, रिएक्शन में ही लागू होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये निकला कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करे, बाकी बीच का मैटर से हमको कोई मतलब नहीं है। जो मन करे वो करे, जो नौटंकी करते हुए आए वो करे, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो वही बात यहाँ पे आपको लिख देनी है, लिख करके बताना एग्जामिनर को कि हम ये भी जानते हैं। ये देखिए इनिशियल स्टेट और फाइनल प्रोडक्ट, या फिर आप इसको सर इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट भी लिख सकते हैं, या फिर वैसे यहाँ पर इनिशियल रिएक्शन लिख करके यहाँ पर रिएक्टेंट लिखा गया, इसको आप लोग फिर से बदल लीजिएगा इनिशियल रिएक्टेंट एंड फाइनल प्रोडक्ट पर, क्योंकि इनिशियल में आपका रिएक्टेंट ही रहेगा और बाद में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख देंगे। इट इज़ आल्सो इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ आर मैनर बाय विच चेंजेज इज ब्रॉट अबाउट। आपने देखा वही सेम बात जो भी हम आपको इतनी देर से समझाएं, इतने एग्जांपल्स दे करके, कि ये आपका ये जो बीच का जो रास्ता है, बीच का जो आपका पाथ है, या फिर मैनर बाय विच चेंजेज इज ब्रॉट अबाउट का मतलब ये हुआ कि जिस मैनर से, जिस तरीके से ऐसे कूदते कूदते आया, या फिर एक बार में आया, या फिर जैसे मन करे वैसे गया है, उस मैनर से आए, या फिर ये जो बीच का ये जो रास्ता है, जो पाथ है, इस पर इंडिपेंडेंट लिखा हुआ, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि इस पर डिपेंड नहीं करता है। बीच का ये जो कुछ भी हो उससे हमसे नहीं मतलब, कितना भी स्टेप हो, एक स्टेप हो, 2 स्टेप हो, 3 स्टेप, उससे नहीं मतलब, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, यानी कि इस पर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड सिर्फ किस पे करेगा, इनिशियल और फाइनल, यानी कि जाना कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, इस पर सिर्फ डिपेंड करेगा। ठीक है, बीच के रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब तुरंत आते हैं एप्लीकेशन पर। इसके अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन भी आप देखेंगे 2011 में, 2012 में, 2015 में लगातार यहाँ पर तो लगातार पूछा गया, यहाँ पर इसके बाद 2015 में सीधे पूछा गया है, यानी कि ये अलग से नहीं पूछा जाएगा, अलग से आपसे कभी नहीं पूछा गया कि एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, ऐसे नहीं पूछा गया है। जब भी पूछा गया ना, तो ये जो भी हम ऊपर जो भी आपको ये जो भी आपका आंसर हम करवाए हैं, हेस समेसन वाला, आपका हेस का समेसन लॉ वाला जो आपको करवाया है, हीट चेंज वाला, उसी के साथ जोड़ करके पूछ लेता है आगे, एक और क्वेश्चन बना करके पूछ लेता है, एंड एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ को भी मेंशन करिए, इसका भी आंसर दीजिए, तो दोनों मिला करके पूरा लॉन्ग आंसर आपका बन जाता है। ठीक है, तो दोनों आपको लिखना पड़ेगा। अलग से क्यों नहीं पूछता है, अलग से पूछेगा भी अगर ना, तो सिर्फ एक नंबर में पूछेगा। मान लीजिए अगर पूछता है तो एक नंबर में पूछेगा, क्योंकि एप्लीकेशन में कितना लिखेंगे, 3-4 एप्लीकेशन लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा आंसर, तो इसलिए एप्लीकेशन पर लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं पूछता है, और वैसे अभी तक कभी पूछा भी नहीं है अलग से। ठीक है, अगर पूछेगा तो आप लोग आराम से कर ले जाइएगा। फिलहाल आते हैं एप्लीकेशन पर, तो एप्लीकेशन इसका पढ़ लेते हैं। हेस लॉ आर एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जब भी आप लिखिएगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि अभी आप देखें उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही कहानी उसमें चल रही है कि किसी भी रिएक्शन या किसी भी प्रोसेस के दौरान एनर्जी का चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ हीट, चेंज ऑफ एंथैल्पी, कुछ भी बोल लीजिए, 2-3 नाम इसके हैं, कोई भी आप ले लीजिए, आपको काम चल जाएगा। तो जो चेंज हो रहा है तो उसी चेंज को हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो चेंज हो रहा है उसी चेंज को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर वो 1 स्टेप में आए, 3 स्टेप में आए, 4 स्टेप में आए, 5 स्टेप में आए, उससे नहीं मतलब। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए फ़ायदा हो गया कि भैया आप किसी भी स्टेप में आ रहा है, अगर हमको पता चल जाए, 2-3 स्टेप का भी अगर पता चल जाए तो हम लोग आराम से उसको जोड़ जोड़ करके पता कर सकते हैं, है ना। अलग अलग इस छोटे छोटे स्टेप में उसको बांट करके पता कर लें कि कितनी कितनी एनर्जी चेंज हुई है, और इसके बाद उसका टोटल करके हमको पता चल जाएगा कि टोटल यहाँ से यहाँ तक, ए से बी में आने पर या फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आने पर उसमें कितनी हीट लगी है, वही इसका एप्लीकेशन हो जाएगा। एप्लीकेशन का मतलब है इसको कहाँ अप्लाई किया जाए। तो देख लेते हैं 3-4 स्टेप में। तो इसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, हेस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। जैसा कि हम अभी आपको पहले ही बता चुके हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन को, रिएक्शन की हीट को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, उसमें एप्लीकेबल इसको किया जा सकता है। दूसरा आप लिखेंगे इसमें, हेस लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन, ये आपका डिटर्मिनेशन लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ हीट चेंज ऑफ स्लो रिएक्शन। सेम यही बात लिखी गई, बस आगे स्लो रिएक्शन लगा दिया गया है ना, कि हीट चेंज को ही, हीट ऑफ रिएक्शन को ही हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बस वो रिएक्शन कैसा होना चाहिए, स्लो रिएक्शन होना चाहिए। तो स्लो रिएक्शन के भी हीट ऑफ चेंज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं।
तीसरा आप लोग लिखेंगे हेस लॉ इज आल्सो अप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि उसको करने में कितना हीट दी गई है उसको बोलते हैं जनरली हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन में कितनी हीट लगी है उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हेस लॉ का यूज करके। ठीक है। चौथा आप लोग लिखेंगे इसमें हेस लॉ इज आल्सो अप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, है ना। तो रेजोनेंस एनर्जी को भी हम लोग कैलकुलेट करने के लिए, रिएक्शन में जो लगती है रेजोनेंस एनर्जी को भी हम लोग कैलकुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये 3-4 बहुत हैं एप्लीकेशन में लिखने के लिए, बाकी उतना लंबा चौड़ा भी हम आंसर करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ठीक से समझ आया होगा, पूरा वीडियो आपको ठीक से समझ आया होगा, पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा पढ़ करके, सबसे बड़ी बात। तो अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ आप लोग जानते हैं आपको क्या करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत